वीर्य की जांच वो एकमात्र जांच है जो पुरुष की जाती है संतानहीनता के केसेस में। जाहिर सी बात है कि इसको बराबर से करना, एक्यूरेटली करना प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको ले चलूंगी एंड्रोलॉजी लैब में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी लाइव फुटेज की वीर्य की जांच, सीमेन एनालिसिस किस तरह से की जाती है। जब भी वीर्य का सैंपल दिया जाता है तो उसके कुछ नियत क्राइटेरियाज हैं, कुछ पैमाने हैं, जैसे कि 2 से 7 दिन का गैप होना चाहिए। इसको एक नॉन टॉक्सिक वाइड माउथ कंटेनर में मैस्टरबेशन से कलेक्ट करना चाहिए। सैंपल कलेक्शन से विद इन हाफ एन आवर इसका एनालिसिस शुरू हो जाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यदि बाहर से सैंपल कलेक्टेड है तो उसका टाइम ऑफ कलेक्शन नोट करके उस हिसाब से रिपोर्ट देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे यूनिट में सबसे पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें ये सारी जानकारी, साथ ही साथ कोई एडिक्शंस है, यदि पिछले 3 महीने में कोई किसी तरह की बीमारी हुई है, किसी तरह की दवाइयों का सेवन हो रहा है, वो सब भी जानकारी सीमेन एनालिसिस के फॉर्म में एंटर की जाती है। सीमेन एनालिसिस कलेक्ट करने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो एक अलग से कलेक्शन रूम होता है। कई लैब्स में टॉयलेट में सैंपल कलेक्ट किया जाता है, इससे इन्फेक्शन का चांस हो सकता है और रिपोर्ट बराबर नहीं आती। सैंपल कलेक्शन के बाद इसे हैच में रखा जाता है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर देखा जाता है वो है फिजिकल पैरामीटर्स, यानी कि कितना इसका वॉल्यूम है, इसका कलर कैसा है, पीएच कैसा है, और उसके बाद लिक्विफैक्शन टाइम, यानी ये वीर्य कलेक्ट होने से पतला होने तक का जो अंतराल है, जो समय है, वो कितना है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद शुरू होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो हमें पैरामीटर चेक करना है वो है स्पर्म मोटिलिटी। उसका रीजन ये है कि स्पर्म की मोटिलिटी सीमेन डिस्चार्ज होने के बाद से निरंतर धीरे धीरे कम होती है। तो यदि आपने बहुत लेट सीमेन एनालिसिस शुरू किया है तो आपको स्पर्म मोटिलिटी कम मिलेगी। यदि आपने समय से शुरू किया है तभी आपको इसका एक करेक्ट एस्टिमेशन हो पाएगा कि स्पर्म्स की मोटिलिटी कैसी है। स्पर्म मोटिलिटी देखने के लिए हमें 200 स्पर्म्स को चेक करना होता है और सेल काउंटर की सहायता से 4 ग्रेड्स में स्पर्म्स की मोटिलिटी देखी जाती है: फास्ट प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटाइल। इन 200 का एवरेज करके जो प्रतिशत मोटिलिटी है वो निकाली जाती है और रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। सेकंड जो पैरामीटर हम देखते हैं वो होता है काउंट। अब काउंट जो है वो कभी भी मोटाइल स्पर्म्स का नहीं किया जाता। काउंट चेक करने के लिए स्पर्म डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सीमेन में ऐड किया जाता है और इसको न्यूबर्स चेंबर में डाल के इसका काउंट जो है वो निकाला जाता है। काउंट्स को हमेशा मिलियन पर ml में हम एक्सप्रेस करते हैं और काउंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है मेरे हिसाब से फर्टिलिटी के लिए वो है मॉर्फोलॉजी, और वो चेक किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के लिए हम जो स्टेनिंग करते हैं उसके बाद बहुत तसल्ली से 200 स्पर्म्स को हमें हाई पावर में इवेल्युएट करना है। इसके जो क्राइटेरिया है वो WHO द्वारा एक मैनुअल में बहुत अच्छे से डिटेल में बताए गए हैं और जो WHO रिकमेंड करता है वो है स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, यानी हर स्पर्म का जो असेसमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली होना चाहिए और इसे क्रूगर्स क्राइटेरिया भी कहा जाता है और इसके अनुसार रिपोर्ट दी जाती है। इसका जो लोअर लिमिट है वो 4% है। इसके बाद बारी आती है स्पेशल टेस्ट्स की। यदि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म मॉर्फोलॉजी नियत जो पैरामीटर्स हैं उससे कम है तो फिर हम स्पर्म का ट्रायल वॉश करते हैं, यानी कि स्पर्म को वॉश करके उसकी मोटिलिटी हम कितनी बढ़ा पा रहे हैं ये चेक करते हैं और एक वैल्यू निकालते हैं जिसे कहते हैं TMF या टोटल मोटाइल फ्रैक्शन। अब उसके अलावा कुछ और स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जैसे कि वायबिलिटी टेस्टिंग। कई बार स्पर्म्स इमोटाइल दिखते हैं, स्पर्म्स मूव नहीं हो रहे। अब या तो वो डेड स्पर्म्स हो सकते हैं या तो फिर वो इमोटाइल स्पर्म्स हैं, यानी वो लाइव है पर उसमें गतिशीलता नहीं है। तो इसका जो चेकिंग होता है उसे सुप्रावाइटल स्टेनिंग के द्वारा किया जाता है और इसे मेंशन करना सीवियर एस्थेनोजूसपर्मिया के केसेस में बहुत आवश्यक होता है। सीमन में कभी कभी राउंड सेल्स दिखते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल स्टेनिंग की जाती है कि क्या वो ल्यूकोसाइट्स हैं, यानी क्या ये इन्फेक्शन के कारण आ गई है, या फिर ये स्पर्म के प्रिकर्सर सेल्स हैं, यानी स्पर्म्स जिस सेल से बनते हैं वो भी राउंड होते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो स्टेनिंग के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पूरा जो सीमेन एनालिसिस है एक सैंपल के लिए कम से कम 2 घंटे की आवश्यकता होती है। इसे बहुत ही बारीकी से देखा जाता है हमारे लैब में और इसीलिए कई बार जब पेशेंट्स आते हैं और उनका बाहर कई बार सीमेन एनालिसिस हुआ है पर हम उनसे जब फिर से सैंपल देने कहते हैं तो वो कहते हैं हमारा टेस्ट बहुत बार हो चुका है। परंतु ये समझिए कि ये एकमात्र टेस्ट है जो पुरुष का होगा ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले। इसको बारीकी से करना, उस तरीके से करना जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है, ये अधिकतर लैब्स में आज भी नहीं फॉलो किया जाता। इसीलिए मेरे हिसाब से हमारे पूरे विभाग में जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो है सीमेन एनालिसिस। और इस तरीके से आज आपने देखा कि ये कैसे किया जाता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।